भाजपा का मुकाबला करने के लिए तो जनता तैयार बैठी हो, तो चुनाव का इंतजार कर रही है। से गन्ने का भुगतान किसान के गन्ना सप्लाई करते ही हो जाए। मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा दर्शकों को, आपके चैनल के, क्योंकि काफ़ी बड़े किसान इसके दर्शक हैं। अखिलेश यादव जी पहले राजनीतिक नेता थे जिन्होंने किसानों के मांग के समर्थन में अपनी गिरफ्तारी दी थी। मेरे कैंडिडेचर को लिए वही लोग जाके टिकट मांगने के लिए आए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप राठौर और आज हम कहिए नेताजी जो हमारा कार्यक्रम इंडिया एक्सप्रेस का है, आज हम बात करेंगे राज्य योजना आयोग के पूर्व सदस्य जो हमारे सुधीर पवार जी हैं, उनसे बात करेंगे कि जो अब चुनाव के कुछ ही महीने बाकी बचे हैं उसमें क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की है, क्या तैयारी इनकी है, उनके बारे में हम थोड़ा सुधीर पवार जी से बात करेंगे। सर, इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बाकी बचे हैं, उसमें पार्टी की क्या तैयारी की जा रही है? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जो हर समय जनता की सेवा में और उनके जो काम हैं जो प्रशासन नहीं कर पाता या प्रशासन से जो काम में रुकावट आती है उन्हें कराने में मदद करते हैं। तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम लोग चुनाव के मूड में हमेशा रहते हैं, मोड में हमेशा रहते हैं। तो जहाँ तक इस विधानसभा के चुनाव की तैयारी है तो अभी प्रदेश स्तर पर माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम बन रहे। हम लोगों ने साइकिल यात्रा शुरू की और जगह जगह पर हम लोग इस सरकार की जो विफल नीतियां हैं उनके बारे में बता रहे और जो समाजवादी पार्टी सरकार से जो उनकी तुलना होनी चाहिए थी वो तुलना करके लोगों को बता रहे। तो हम जनता के सामने ये रख रहे कि जो हमने किया था उसकी आप इनसे तुलना कर दीजिए और ईमानदारी से जो भी जन समर्थन है वो हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। भाजपा से कैसा मुकाबला करेगी पार्टी, क्योंकि योगी जी का दावा है कि हमने कानून व्यवस्था पर नियंत्रण किया है। हमारे जो पार्टी के हिसाब से, यानी कि जो हमारा कार्यकाल रहा उसमें गेहूं की अच्छी बम्पर खरीद हुई है। इस तरीके से सपा कैसे मुकाबला कर पाएगी? भाजपा का मुकाबला करने के लिए तो जनता तैयार बैठी हो, तो चुनाव का इंतजार कर रही। आज की स्थिति ये है कि जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जो प्राइवेट जॉब में काम करता था, जो प्राइवेट नौकरी करता था, उसके पास ना तो काम है और जो मजदूरी करता था उसके पास पैसे नहीं है कि उसकी रसोई चल सके। 200 रुपये लीटर से ज़्यादा सरसों के तेल का भाव है। जो हमारे बाकी जो रसोई में काम आने वाली चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई में काम आने वाली चीज़ें हैं, खेती के काम आने वाली चीज़ें हैं, उन सब के जो मूल्य हैं वो देख लीजिए। सरकार खुद मानती है, सरकार के जो अर्थशास्त्री हैं वो मानते हैं कि महंगाई का स्तर 6% से ज़्यादा है और जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है। सब जगह से ये रिपोर्ट है। तो इस बेरोजगारी बढ़ने और जो महंगाई बढ़ने के कारण जो नतीजा है वो हम लोगों के सामने है कि जनता इस सरकार को ये चाहती है कि कल ही चुनाव हो जाए तो हम इन्हें रास्ता दिखाएं, इन्हें मतलब इनकी जगह पे भेजें। ये 4.5 साल इनके बहुत ही ख़राब निकले जनता के लिए, वो एक दुस्वप्न था। सरकार का मानना है कि जो उन्होंने गेहूं की जो खरीद की है एमएसपी पर बम्पर खरीद की है, इसमें आप क्या क्या कहना है? नहीं, देखिए, यदि बाजार मूल्य अधिक होते हैं तो किसान एमएसपी पे अपनी फसल नहीं बेचता। तो यदि किसान गेहूं ज़्यादा बेचा एमएसपी पे, इसका मतलब जो खुला बाजार है, और वो हम सब लोग भी जानते हैं कि आज गेहूं का दाम जो खुले बाजार में है 1200 रुपये कुंटल है। तो सरकार के पास स्वाभाविक था कि जब एमएसपी घोषित हुई तो उसमें जाता। और दूसरा, सरकार पिछले 2 साल से इसलिए खरीद रही कि उसने किसान आंदोलन का और जो किसान की वोट में अहमियत है चुनाव में, उसकी वजह से थोड़ा बहुत फर्क है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते। धान का आप देख लीजिए, कितने धान का उत्पादन हुआ, कितने गेहूं का उत्पादन हुआ, उसका कितने प्रतिशत सरकार ने खरीदा। तो एक बड़ा हिस्सा किसानों की उपज का वो खुले बाजार में गया और एमएसपी से करीब 60-70% कीमत में बेचना पड़ा किसान को। रालोद से गठबंधन की बात की जा रही है,
कितनी सीटों पे कहाँ तक, क्या अध्यक्ष जी से कोई बात हुई आपकी, कितनी सीटों पे कैसे कैसे सपा चुनाव लड़ेगी या कैसे गठबंधन पे कैसे करेंगे? नहीं, माननीय अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो कई बार स्पष्ट कर चुके कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनका गठबंधन है और छोटी पार्टियों से उनका गठबंधन होगा। जहाँ तक सीट की बात है तो वो दोनों नेता के बीच में 3 दौर की बातचीत हो चुकी, तो वो तो उन दोनों लोगों के बीच में ही है अभी, वो किसी और कोई किसी की साझेदारी उसमें नहीं है। हालांकि राजनीतिक लोग हैं तो सब लोगों से चर्चा होती है कि हम लोग कहाँ अच्छी पोजीशन में हैं राष्ट्रीय लोकदल के साथ, कहाँ हम लोगों का समझौता हो सकता है। लेकिन जो निर्णायक बात होगी या जो निर्णय लिया जाएगा वो दोनों नेता आपस में बैठ कर लेंगे, जो फीडबैक जनता से मिल रही है। गन्ना समस्या एक यहाँ की जो गन्ना बेल्ट है यहाँ पे समस्या बनी रहती है कि गन्ना भुगतान नहीं हो पाता, गन्ना भुगतान अब तक नहीं हुआ है, गन्ने के रेट नहीं बढ़े हैं, यूपी में रेट नहीं बढ़े, तो ये बड़ी समस्या किसानों के सामने है। तो इसमें क्या पार्टी क्या सहयोग करेगी किसानों का? नहीं, देखिए, इस सरकार ने किसान के साथ धोखाधड़ी की है। प्रधानमंत्री की यदि हम जनसभाओं को याद करें जो 2017 की थी और 2013 में 14 में जो थी, उसमें सीधे सीधे कहा गया था कि 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान करेंगे। वो भुगतान तो हुआ नहीं, लेकिन जब बात करते हैं गन्ना मंत्री, वो बताने लगते हैं लाख करोड़, और ये सरकार की खैर विशेषता भी है कि इनकी कोई भी धनराशि लाख करोड़ से नीचे नहीं होती। तो किसान को यदि उसकी फसल का मूल्य भी मिल रहा, वो भी सरकार की उपलब्धि है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बात है तो हम लोग, हमारे अभी कुछ दिन के बाद में चुनाव का मैनिफेस्टो आएगा, हम लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया कि कैसे गन्ने का भुगतान किसान के गन्ना सप्लाई करते ही हो जाए, उसके मतलब उसका अकाउंट और जो वहाँ पे गन्ने की जो सप्लाई है वो बैंक से लिंक हो जाए। जैसे ही किसान गन्ना मिल में तोले, उसकी साथ साथ उसका भुगतान हो जाए। तो ये भी हम लोग अगले इस चुनाव में सरकार बनते ही हम इस व्यवस्था को लागू करेंगे कि किसान को अपना भुगतान ना करना पड़े। दूसरा, जहाँ तक गन्ने की बात है तो इस सरकार ने पिछले 4 साल में कोई पैसा नहीं बढ़ाया, जबकि चीनी के दाम न्यूनतम मूल्य इसी सरकार ने निर्धारित किए जो 3100 रुपये हैं। मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा दर्शकों को, आपके चैनल के, क्योंकि काफ़ी बड़े किसान इसके दर्शक हैं। 2013-14 और 2014-15 में ये स्थिति आई थी कि 2200 रुपया क्विंटल चीनी का रेट था और गन्ने का रेट माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने 280 रुपया प्रति क्विंटल किया था। उस समय मिल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो जहाँ अखिलेश यादव जी ने 24 रुपया 60 पैसा किसानों के खाते में सीधे सरकार के बजट से दिया था और 14 रुपये का एक कंसेशन दिया था जो एक्साइज ड्यूटी है जो सोसाइटी का उनके ऊपर लगता था, तो 40 रुपये प्रति क्विंटल सरकार ने बैन किया था। तो इस सरकार ने जो भी छूट दिया, जो कुछ भी एक प्रोत्साहन दिया, वो मिलों को दिया, किसान को कुछ नहीं दिया। अभी कल ही जो 5 सितंबर का हमारा किसान आंदोलन है, उसके दबाव में सरकार ने पहली बार शायद ऐसा होगा कि 1 सितंबर में गन्ना मूल्य निर्धारण की मीटिंग हुई, लेकिन उसमें कोई लागत मूल्य नहीं था। लागत मूल्य निर्धारण किसी ने किया ही नहीं, खाली सरकार ने उसके बारे में मीटिंग बुला के ये तय किया कि किसानों को कैसे 5 तारीख की मीटिंग में जाने से रोका जाए, इसलिए वो शायद 1-2 दिन में गन्ना मूल्य की घोषणा होने वाली है। इसी कानून को लेकर जो भारतीय किसान यूनियन है या वे किसान हैं वे इसका विरोध कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? ये इसमें काला क्या है? कानून जो बनाया है, जो कानून दिया है, इसमें क्या क्या खामियां हैं जो लोगों को, किसानों को अच्छी नहीं लग रही है? नहीं, इसका इसलिए विरोध करे कि किसानों ने इसके बारे में मतलब कोई मांग नहीं थी। किसान पक्ष की तरफ से कोई कानून ऐसे नहीं मांगे गए थे जो उनकी, जहाँ वो फसल बेचते हैं वो मंडियों को समाप्त करें, उनकी ज़मीन पे किसी कॉरपोरेट का कब्जा हो जाए, तो किसानों ने मांगे नहीं थे। और शायद दुनिया की पहली मांग है किसानों की ये, जिसमें एक भी पैसा सरकार का नहीं लग रहा मांग मानने में। एक व्यवस्था सरकार ने की कि किसानों की ज़मीन बिना पैसे के कॉरपोरेट्स के पास चली जाए, और उसके यदि आप पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा उस ये तीनों कानून जो कहते हैं, एक में सरकार ने कहा कि किसान के खेत में कोई भी जाके ज़मीन किराए पे लेके उससे फसल उगवा सकता है, और उसका जो रेट होगा वो भी वही तय करेगा जिसे फसल उगानी है उसके पास में, और किसान उसके साथ रहेगा पक्षकार। यदि किसान नहीं दे पाएगा तो उसकी वसूली ऐसे होगी
जैसे रेवेन्यू की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो निजी प्राइवेट पार्टी जिसे कहते हैं, दो प्राइवेट पार्टी के बीच में समझौता होगा, लेकिन वसूली जो कर पाएगा या वसूली जो होगी किसान से वो इस तरीके से होगी जैसे सरकारी राजस्व की होती है, मतलब उसमें पुलिस भी होगी, सब चीज़ें होंगी। तो ये किसानों ने, भला हो पंजाब के किसानों का कि उन्होंने सरकार की इस जो चाल थी उसे पहचान लिया और उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। और आज शायद भारत का कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो इसके पक्ष में हो। इन्हें खाली कपड़े पहना के या नाम रख के या हरा दुपट्टा पहना के कुछ किसान बैठाने पड़ते हैं जिन्हें कह सकें कि साहब किसान तो इसका समर्थन भी करे। एक किसान भी ऐसा नहीं है जो ये ना चाहता हो कि एमएसपी की गारंटी हो और उसके खेत पर कारपोरेट का कब्जा ना हो। सपा सरकार में भी युवाओं को थोड़ा रोजगार के लिए बारे में बात कही गई थी कि रोजगार मिलेंगे। ऐसे योगी सरकार ने भी अभी 4 लाख जो नौकरियां उसके निकालने की बात की है। भ्रष्टाचार का आरोप पहले भी सरकार पे लगा, अब योगी सरकार में भी कुछ जो भ्रष्टाचार बताया जा रहा है कि कहीं नौकरियों में ये कुछ ऐसा कुछ है। तो सपा सरकार के आने का युवाओं पर क्या दिया जाएगा? देखिए, युवा नीति यदि किसी सरकार की रही, अब तो हम लोग तुलना कर ही सकते हैं क्योंकि भाजपा के 4.5 साल हो गए और अखिलेश यादव के 5 साल उससे पहले थे, तो दोनों सरकार की तुलना की जा सकती है। अखिलेश जी ने चुनाव के आने से पहले वायदा किया था कि हम युवाओं को लैपटॉप देंगे। लैपटॉप मिले, फीस का जहाँ तक है मतलब जो छात्रवृत्ति है उसका वायदा किया गया था, बेरोजगारी भत्ते का वायदा किया गया था, तो वो सब चीज़ें हुई। और जो विशेषतः मैं ये ज़रूर याद दिलाना चाहता हूँ कि जो उस समय लैपटॉप दिए गए थे वो एक डिजिटल एम्पावरमेंट हुआ। गांव में रहने वाले जिनके घर में कभी सोचा भी नहीं गया था कि हम लड़के को 30-40 हज़ार रुपये का लैपटॉप दिलवा देंगे, उस लैपटॉप की मदद से वो बच्चे आज अच्छी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, उनके पास पूरी दुनिया की जानकारी है और वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करे। जहाँ तक नौकरी की बात है तो शायद आपको पता होगा कि 2014 में मोदी जी ने बाद में किया, पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटरव्यू समाप्त कर दिया था पुलिस की नौकरी का, खाली फिजिकल था और उसके बाद आप आइए सीधे नौकरी पाइए। तो जो रिटन एग्ज़ाम था उसमें कोई भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं था। इंटरव्यू में जहाँ होता था कहना सुनना सिफारिश, वो ख़त्म हो गया था। तो जितनी नौकरी दी गई अभी तक वो रिकॉर्ड है, उसे अभी भाजपा सरकार पास नहीं कर पाई। लेकिन हमारा अब भी मानना है सरकार समाजवादी पार्टी की तरफ से कि युवाओं को इससे बेहतर मिलना चाहिए, युवाओं को इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कोई युवा ऐसा ना रहे जिसे डिग्री करने के बाद अपने परिवार से पैसा लेकर जीवन चलाना पड़े। हम अपने मैनिफेस्टो में, हम अपने कार्यक्रम में इस चीज़ को लेकर आ रहे कि कोई युवा जिसने डिग्री कर लिया हो, जिसे घर वालों ने पढ़ा दिया हो, अपनी गरीबी के बीच में पैसा काट के उसे उनके जो माँ बाप हैं उनके पैसे से ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े, उसे सरकार की तरफ से सहायता मिले या हम उसे स्वावलंबी बनावें जिससे कि वो पैसा उसे सरकार से मिलने लगे या कहीं काम करने के बदले में पैसा मिले। 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का ऐलान किया गया है भाकियों की तरफ से। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इस पंचायत को लेकर? समाजवादी पार्टी किसानों के साथ, किसानों के मुद्दों के साथ हमेशा संघर्षरत रही। अखिलेश यादव जी पहले राजनीतिक नेता थे जिन्होंने किसानों के मांग के समर्थन में अपनी गिरफ्तारी दी थी। जब वो चलने लगे तो एक किसान के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे थे, सरकार ने, योगी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके एक दिन के लिए निरुद्ध किया, बंद किया। तो वो उसके बाद 26 जनवरी का यदि आपको याद हो तो 26 जनवरी में समाजवादी पार्टी के हजारों सदस्यों के ऊपर मुकदमे लिखे गए किसान आंदोलन के समर्थन के उसमें। और उसके बाद ये क्योंकि जो गैर राजनीतिक आंदोलन है तो अखिलेश यादव जी ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं किसानों के लिए, उनके सफल आयोजन के लिए। और हम लोग जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी किसानों के साथ हर कदम पे साथ हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, उन्हें निर्देश दिया गया कि कोई भी किसान के यदि बीच में खाने पीने की कोई भी समस्या हो तो हम लोग वो, या उसे कोई भी किसान को समस्या है मीटिंग में आने की या जाने की, तो उसे हम लोग मतलब एक तत्परता से उसके लिए कार्य करें। 2013 में जो कुछ ऐसा हुआ, दंगा हुआ था, उस दौरान हिंदू मुस्लिम के अंदर खाई थोड़ा पैदा हो चुकी थी, तो उसे ख़त्म करने के लिए समाजवादी पार्टी में क्या भूमिका निभाएगी? दुर्भाग्य से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था वहाँ भाजपा ने ये खाई पैदा की थी। अब वो चीज़ें पीछे छूट गई, लेकिन जहाँ तक प्रयास की बात है तो
मुझे याद है कि अखिलेश यादव जी ने मुझसे बुला के कहा कि आप जाकर थाना भवन से चुनाव लड़िए, और मेरा शायद पहला चुनाव था जिसमें उस समय भी जाट और मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ बैठ के सभाएं की थी। छोटी सभाएं होती थी, लेकिन आज उन सभाओं का जो स्तर है या उन सभाओं में जो भीड़ है वो बढ़ गई। तो हमें एक खुशी है कि जो अखिलेश यादव जी ने थाना भवन से उम्मीदवारी दे के मेरे माध्यम से जो एक प्रयास किया था, उस प्रयास वो सफल है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम के बीच में ना तो कोई खाई है और ना कोई एक ऐसा अलगाव है जो 2013 में हुआ था, और लोग समझ गए कि ये भाजपा की एक राजनीतिक चाल थी। अब भाजपा यदि ऐसे प्रयास भी करेगी तो सब जानते हैं कि भाजपा यही करेगी चुनाव के लिए, तो सब पहले से तैयार हैं। अब की बार इसका वो चाल भी सफल नहीं होने वाली। आपने पहले भी चुनाव लड़ा, अब आपकी क्या तैयारी है? अभी चुनाव आने वाला है। नहीं, मेरे चुनाव की तैयारी तो जो एक मेरे साथ टीम है अच्छी, जो युवा लोग हैं उनकी टीम है, जो चाहते हैं कि राजनीति के जो तरीके हैं उनमें बदलाव हो। राजनीतिक में ऐसे लोग हैं जो उनके अच्छा बुरा सोच सकते हों। मतलब मेरे कैंडिडेचर को लिए वही लोग जाके टिकट मांगने के लिए आए, मतलब अखिलेश जी के पास, उन्होंने वही मेरी वकालत कर रहे हैं। अभी तो टिकट की घोषणा होनी है, लेकिन पिछले चुनाव में क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में बहुत जो जन समाज है यहाँ का, जो उसकी बहुत, मैं पिछले काफ़ी समय से दूर था यहाँ से, लेकिन पिछले 5 साल से मैं यहाँ लगातार काम कर रहा। अब मुझे यहाँ के बारे में, यहाँ के समाज के बारे में, यहाँ के गांव के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में एक पूरी जानकारी है। तो उस जानकारी के आधार पर मैं अपने चुनाव के मुद्दे और अपनी टीम तैयार करूँगा। तो मुझे एक यदि मौका मिला, अखिलेश जी ने यदि मुझे अब की बार भी कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो निश्चित रूप से जो पिछली बार की शुरुआत हुई थी उसका हम लोगों ने जो शुरुआत किया था एक, उसका अब की बार एक हमें फल मिलने वाला है। हम इस इलाके की राजनीति को बदलने वाले हैं। तो ये हमारे साथ थे सुधीर पवार जी। हमने इनसे कई मुद्दों पे बात की। उनका साफ तौर से कहना है कि सपा सरकार में युवाओं के लिए और विकास कार्यों की जो लहर थी वो दौड़ी, और युवाओं के लिए सपा सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। आगे भी अगर इस सरकार बनती है सपा की, तो विकास कार्य और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7, शामली। हर खबर और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव हमें देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।